हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसजी कोडिंग हब। मैं हूं आपका मेंटोर, आपका भैया यशु परमार, और हम यहां पर पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की कंप्यूटर साइंस। आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा पेड बैच है, प्रीमियम बैच है, जिसमें हम सारे कंसेप्ट को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर में, आपने 11th में भी ढंग से नहीं पढ़ा है, आपको पाइथन का बेसिक्स भी नहीं पता है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सब बताऊंगा। यहाँ पे हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेके जाएंगे, मतलब हम यहाँ पे बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल एक ही है, मिशन 100। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा पाइथन का, जिसको आप जब फर्दर अपनी जॉब्स के इंटरव्यूज में जाएंगे तो वहाँ पर आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा ऑलरेडी शेड्यूल है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ पाइथन, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से मोड्स हैं उसके। हम पहला प्रोग्राम भी आज लिखने वाले हैं, ठीक है, समझने वाले हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर को देखने वाले हैं और पाइथन कैरेक्टर सेट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चीज़ों को हमारी, ठीक है। तो अब आपका सारा ध्यान क्लास में होना चाहिए। कोशिश करिए कॉपी और पेन लेके जरूर बैठा करिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखते चलिए, आपके नोट्स बनते जाएंगे। आपको पीडीएफ की फॉर्म में अलग से नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी आपका ध्यान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहाँ होना चाहिए, मेरे ऊपर होना चाहिए, अपने नोट्स बनाने को होना चाहिए और समझने को पूरा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छा, हमारा जो आज जो हम पढ़ने वाले हैं या जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रिव्यू ऑफ पाइथन क्लास 11th, ठीक है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जितना भी हमने क्लास 11th में पाइथन पढ़ी थी उसका रिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम कहाँ पढ़ेंगे, टिल लूप्स तक पढ़ेंगे। जितना भी हमने क्लास 11 में लूप्स तक पढ़ा था वो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल और डिक्शनरीज, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, पाइथन पार्ट 1 पार्ट 2। लगभग 17 से 18 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। और पूरी कोडिंग में मतलब लगभग जो 40 से 45 नंबर की जो कोडिंग आती है हमारे 70 नंबर में से, उसमें कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए प्रोग्रामिंग या पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपका वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। आप चिंता मत करिए, आपको पीडीएफ के फॉर्म में कंप्लीट नोट प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। अब पाइथन जो है, पाइथन वॉज डेवलप्ड बाय, पाइथन किसने डेवलप करी थी, पाइथन डेवलप करी थी गाइडो वैन रोसम। किसने डेवलप करी थी, गाइडो वैन रोसम, ठीक है। क्या था ये, डच प्रोग्रामर था, ये डच प्रोग्रामर था बच्चे, ठीक है। कहां पर डेवलप करी थी पाइथन, उसने डेवलप करी थी आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड रिसर्च, ठीक है। ये यहाँ पर क्या करी थी, उसने डेवलप करी थी। अब जो इसका जो नाम है, जो पाइथन का जो नेम, अगर हम वर्ड याद देखें कि पाइथन, भैया पाइथन क्या होता है, तो पाइथन के लिए क्या होता है, पाइथन हमारे दिमाग में चलता है कि पाइथन एक स्नेक है, ठीक है। तो क्या स्नेक के नाम पे इसकी लैंग्वेज का नाम रखा गया है। अगर आप लोगो भी देखें पाइथन का तो सांप की तरह है, ठीक है, स्नेक की तरह है। तो भाई क्या इसका जो नाम है वो स्नेक के बिहाफ पे रखा गया या स्नेक से इंस्पायर होकर लिया गया है, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं, ठीक है। एक्चुअली जो हमारे गाइडो वैन रोसम जी हैं, इनकी बीबीसी पे एक पॉपुलर कॉमेडी सीरीज थी, ठीक है, इनकी फेवरेट टीवी, क्या नाम था उसका, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, इसकी फेवरेट सीरीज थी, ठीक है। तो इसी के नाम पर इंस्पायर हो गया, इसी वेब सीरीज के नाम पर इंस्पायर हो गया उसने
क्या नाम दिया उसने, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दिया, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज का क्या आ गया, नाम आ गया, इसी से इंस्पायर हो गया। सेकेंड ईयर इसी के नाम से क्या हो गया, इंस्पायर हुआ है। तो जो पाइथन लैंग्वेज का जो नाम निकल के आया है वो कहां से निकल के आया है बच्चे हमारा, वो निकल के आया है मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम से निकल के आया है, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो पाइथन है वो किन दो लैंग्वेज से मिलकर बनी है। तो जो पाइथन है वो मिलकर बनी है हमारी दो लैंग्वेज, एबीसी और मॉड्यूला 3। तो इसका कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जनरली वाइवा में पूछी जाती है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वहां पर है बेसिक चीजें, वरना बोर्ड के पेपर में यहाँ से जनरली क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन, ठीक है। पाइथन के फीचर्स क्या क्या है। अगर पहले फीचर की बात करें तो क्या है, इजी टू लर्न। पाइथन क्या हमारी बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज है, बहुत ही प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है, तो बहुत आराम से हम उसको लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, क्या है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। मतलब आपको इसका कोड काफी हद तक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में क्या होता है, ये जो पाइथन का कोड होता है ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो नॉन प्रोग्रामर भी पढ़कर थोड़ा बहुत समझ सकता है कि प्रोग्राम क्या कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चे, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सी, एक C++, जावा, ठीक है, और पाइथन। अगर मुझे कुछ भी प्रिंट कराना होता है तो सी में जो मेरा पास स्टेटमेंट है वो प्रिंट एफ करके, इसमें है काउट। अगर आप देखो काउट, तो भैया काउट नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा है सी आउट, इसको क्या पढ़ेंगे, सी आउट पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही जावा में है वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके, ठीक है। और पाइथन वो सिंपली क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट। तो अगर आप इन चारों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें तो पाइथन वाला जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा इजी है समझते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कि भाई आप प्रिंट मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा पाइथन की जो लैंग्वेज होते हैं, कोड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद पाइथन क्या है, हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन क्या है, हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन की हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अगर हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की बात करें, अब हम ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है आपका कंपाइलर, ठीक है। अब देखिए, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो किस में होता है, जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। हम किस में लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, चाहे हम सी में कोड लिखें या हम पाइथन में लिखें या हम जावा में लिखें, डॉटनेट में लिखें, कहीं इसमें भी लिखें जो कोड होता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज, वो हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। इसलिए उनको हाई लेवल लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। और जो कंप्यूटर होता है वो हमारा किसको समझता है, मशीन लैंग्वेज को। किसको समझता है बेटा, मशीन लैंग्वेज को। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको चीज पता होनी चाहिए कि कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है। तो हम लिखते हैं इंग्लिश में, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज, यानी मशीन कोड को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड भी बोलते हैं बच्चे, और हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चे, इंटरप्रेटर या कंपाइलर का काम क्या होता है, जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो ये टॉप टू बॉटम प्रोग्राम को रीड करता है, चेक करता है कि सब कुछ सही लिखा है या नहीं लिखा गया, सारे रूल्स फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, सब कुछ चेक करता है, ठीक है। और अल्टीमेटली अगर सारे रूल्स फॉलो हुए होते हैं, कोई एरर नहीं आते हैं, अगर एरर आते हैं तो उनको बता देते हैं कि भाई इस लाइन में ये एरर, इस लाइन में एरर, आप ठीक कर लीजिए। फिर हम एरर को ठीक करते हैं, फिर वही काम होता है। अगर अल्टीमेटली मेरे सारे एरर्स ठीक हो जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाते हैं, तो ये जो हमारा प्रोग्राम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड, क्या बोलते हैं हम, सोर्स कोड, ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, मशीन कोड। किस में कन्वर्ट होता है, मशीन कोड, ठीक है, जिसे हम बाइनरी कोड भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, इन द फॉर्म ऑफ 0 1, जिसको मैं प्रोग्राम समझता है। तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर दोनों का काम एक ही है, सोर्स कोड को अल्टीमेटली मशीन कोड में, बाइनरी कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम प्रोग्राम को रीड करते हैं, ठीक है।
कुछ भी एरर होते हैं तो एरर बताते हैं, एरर फाइंड करते हैं, ठीक है, एरर डिस्प्ले कर देते हैं। जब हम उस एरर को दूर कर लेते हैं तो फिर से वो चेक करते हैं। अगर अल्टीमेटली सब कुछ सही निकलता है, ठीक है, ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक मेरे एरर आते रहते हैं। जैसे ही मेरे एरर दूर हो गए तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का एक ही काम होता है अल्टीमेटली, कि सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, मशीन कोड, ठीक है। अच्छा सर, अब दोनों का एक ही काम है, ठीक है। इंटरप्रेटर का काम भी क्या है आपका, सोर्स कोड में कन्वर्ट करना, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, और सर कंपाइलर का भी यही है। तो दोनों के नाम अलग अलग क्यों? देखो बच्चे, काम एक है लेकिन काम करने का तरीका क्या है, अलग अलग है, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पे एक प्रोग्राम है 1 2 3 4 5 लाइन्स का, ठीक है, और इधर भी एक सेम प्रोग्राम है 1 2 3 4 5 लाइन्स का, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले देखते हैं कंपाइलर इसको कैसे करता है। कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल कराता है। क्या कराता है? कंपाइल कराता है। ये क्या करेगा? प्रोग्राम को टॉप टू बॉटम एडवांस रीड करेगा, टॉप टू बॉटम रीड करेगा एडवांस, मतलब एक बार में पूरे प्रोग्राम को रीड कर लेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहली लाइन को रीड करेगा, दूसरी लाइन को रीड करेगा, तीसरी लाइन को रीड करेगा, चौथी लाइन को रीड करेगा और पांचवी लाइन को रीड करेगा। मान लो सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन, यहां पे क्या थे? एरर थे। यहां पे क्या थे बच्चे? एरर थे। तो कंपाइलर क्या करेगा? पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा। पहली लाइन को रीड किया, कोई दिक्कत नहीं थी, दूसरी लाइन को रीड किया, एरर आया, तो कंपाइलर अपने पास रख लिया, भैया सेकेंड लाइन मेरे पास क्या एरर आया। अब वो थर्ड लाइन को रीड करने पहुंचा, ठीक है, चेक किया सब कुछ ठीक था। फिर फोर्थ लाइन को रीड करने पहुंचा, फोर्थ लाइन को रीड करने पहुंचा, फिर से एरर आ गया, ठीक है, सेकंड पे आया था, फोर्थ पे आया था, उसने कहा कोई बात नहीं, फोर्थ पे भी एरर आ गया, उसने फिर फिफ्थ को रीड किया, ठीक है, और अल्टीमेटली लास्ट में मुझे बता दिया कि भैया सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन में क्या है? एरर है, इसे आप रिमूव कर लो। मैंने प्रोग्राम को उठाया, सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन को क्या किया? एरर को रिमूव किया। इसने क्या किया? फिर से प्रोग्राम को रीड किया, अगर कोई एरर आया तो फिर से मेरे पास लिस्ट दे दी कि भैया इस लाइन में एरर है, आप फिर से इसको रिमूव कर लो। अगर अल्टीमेटली एरर नहीं है तो ये क्या करेगा? इसको सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये काम कौन करता है? कंपाइलर। मतलब टॉप टू बॉटम एडवांस रीड करता है, जहां जहां पे भी एरर आते हैं वहां वो अपने पास स्टोर कर लेता है कि भैया ये एरर्स आए, इसको आप दूर करो, ठीक है। अच्छा, अब इंटरप्रेट सेम प्रोग्राम, ठीक है, जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि सेम प्रोग्राम में सेम एरर्स है। मतलब कहां का एरर थे? सेकंड लाइन में एरर था और फोर्थ लाइन में एरर था, ठीक। अब देखो ये इंटरप्रेटर कैसे काम कर रहा है। इसने पहली लाइन को रीड किया, कोई एरर नहीं थी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। सेकंड लाइन में जैसे ऐसे मिला भाई एरर, इसे क्या मिला? एरर मिला। अब जैसे ही से एरर मिला तो इंटरप्रेटर यही रुक जाएगा। कंपाइलर हमारा आगे बढ़ गया था, इंटरप्रेटर यही रुक जाएगा। इंटरप्रेटर कहेगा कि भैया पहले सेकंड लाइन को सही करो आप, तब मैं आगे बढ़ूंगा। उससे पहले वो रीड ही नहीं करेगा। कंपाइलर इस केस में आगे बढ़ गया था, उसने रीड करना शुरू कर दिया था, लेकिन इंटरप्रेटर कह रहा है भैया पहले ये लाइन सही होगी, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। तो उसने क्या किया बच्चे? इसको रीड किया, इसको सही किया, ठीक है, हमने क्या किया? इसको सही किया। दोबारा से फर्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर से रीड करना शुरू किया, पहली लाइन को चेक किया, बिल्कुल सही, दूसरी लाइन को चेक किया, बिल्कुल सही, तीसरी लाइन को चेक किया, बिल्कुल सही, चौथी लाइन पे जैसी है यहाँ पे फिर से एरर आया। अब कंपाइलर भाई साहब फिर रोने लग गए, सॉरी इंटरप्रेटर भाई साहब फिर रोने लग गए, कह रहे नहीं भैया अब पहले ये सही होगा, ठीक है, पहले इसे ठीक करो फिर आगे जाऊंगा। तो फिर इसको ठीक किया, जैसे ठीक हुआ फिर हम ऊपर का, फिर पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, सो ऑन काम होता है। तो इंटरप्रेटर वही काम लाइन बाय लाइन चेक करता है। मतलब कंपाइलर कहीं पे एरर मिल जाता है तो उसको रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है, सारे को इकट्ठे नहीं देता मेरे ख्याल में। लेकिन इंटरप्रेटर कहता है भैया ये लाइन पहले सही करो, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, जब तक वो लाइन मेरी सही होगी नहीं तब तक मैं आगे जाऊंगा नहीं। तो इंटरप्रेटर जो काम टॉप टू बॉटम एडवांस करता है, वो सॉरी कंपाइलर जो काम टॉप टू बॉटम एडवांस करता है, वही इंटरप्रेटर टॉप टू बॉटम लाइन बाय लाइन करता है। ये काम कौन करता है? इंटरप्रेटर। तो ये डिफरेंस था आपका इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। अब जो पाइथन है हमारी, ठीक है, अब कौन कौन सी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज देख ले रहे हैं। पाइथन हो गई हमारी इंटरप्रेटेड, ठीक है। अगर मैं कंपाइलर की बात करूं तो सी प्लस प्लस, ये क्या है? आपकी कंपाइल्ड लैंग्वेज है। जावा बेटा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका कुछ पार्ट इंटरप्रेट भी होता है और कुछ पार्ट क्या होता है? कंपाइल भी होता है, मतलब ये दोनों को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये क्या थे? मेरे एग्जाम्पल थे कुछ इंटरप्रेटर और कंपाइलर के। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, ठीक है, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है मेरे बच्चे, वो सी लैंग्वेज पे बना है। किस पे बना है? वो सी लैंग्वेज पे बना है बच्चे, ठीक है। अच्छा चलिए शुरू करते हैं वो पीछे। अब हम 3 पढ़ चुके थे फीचर्स। पहला क्या था? इजी टू लर्न, फिर क्या था? एक्सप्रेसिव, और तीसरा क्या था? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। अब चौथे की बात करें तो चौथा है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। कई बार पेपर में आ जाता है कि भाई पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कमेंट।
तो देखो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब है कि पाइथन के प्रोग्राम मेरे विंडोज सिस्टम पे भी चल जाएंगे, मेरे यूनिक्स पे भी चल जाएंगे, मेरे iOS पे भी चल जाएंगे, मेरे मैक ओएस पे भी चल जाएंगे, मेरे एंड्रॉयड पे भी चल जाएंगे। मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसके प्रोग्राम बड़ी आसानी से चल पाते हैं। ठीक है, और इसका देखो एक बेस्ट एग्जांपल तो मैं बता रहा हूं, इसी वजह से अगर मैं बात करूं, एक क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम है, आप सबने चलाया हो इंस्टाग्राम, ठीक है, सोशल मीडिया है, ठीक है। तो जो इंस्टाग्राम है वो किस पे डिजाइन है, पाइथन पे डिजाइन है। आप देखो ये आईफोन्स पे भी चल जाते हैं, ये एंड्रॉयड पे भी चल जाते हैं, ये विंडोज पे भी चल जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका फीचर ने बहुत ज्यादा फायदा है कि इंस्टाग्राम को पॉपुलर बनाने में। अब इमेजिन करो कि इंस्टाग्राम से एंड्रॉयड फोन पे चल पाता, आईफोन पे नहीं चल रहा होता, या विंडोज के सिस्टम पे नहीं चल रहा होता, सिर्फ एंड्रॉयड पे चल रहा होता, तो ये इतना पॉपुलर हो नहीं पाता। ठीक है, तो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर को पॉपुलर होना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। मतलब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे डिवाइस पे उसको बहुत आराम से कंपैटिबल होना चाहिए चलने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है बच्चे, फ्री है और ओपन सोर्स है। ठीक है, फ्री है और ओपन सोर्स है। फ्री मतलब ये अवेलेबल है फ्रीली, आप जाएंगे www.python.org पे जाके आप इसको फ्रीली क्या सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और ओपन सोर्स का मतलब है इसका कोड के मार्केट में अवेलेबल है, तो दूसरी कंपनी इसके ऊपर आती हैं, अपने फीचर्स मर्ज करके अपने इसको और बेहतर बना सकती हैं, अपने फीचर्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चे GUI प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। GUI प्रोग्रामिंग मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप ग्राफिकल यूजर मतलब ग्राफिकल वाले, आइकन्स वाले, एनिमेशन वाले चीजों को आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका डेटाबेस इंटरफेस। देखो डेटाबेस इंटरफेस का क्या मतलब है, किसी भी सॉफ्टवेयर का, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे बच्चे। ठीक है, इसको, ये चैप्टर है हमारा, एक आगे जाके हमारी जो थर्ड यूनिट है एसक्यूएल की, उसका थर्ड चैप्टर है हमारा, उसका नाम है इंटरफेस ऑफ एसक्यूएल विद पाइथन। तो उसमें हम कनेक्टिविटी देखेंगे कि कैसे एसक्यूएल और पाइथन कनेक्ट हो सकता है आपस में। अब इसका क्या मतलब है, देखो बच्चे, किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर मैं बात करूं, किसी भी सॉफ्टवेयर को, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट होने की दो चीज चाहिए होती है। एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके बिहाफ पे उसका इंटरफेस या जो व्यू है वो हम डिजाइन कर पाए, ठीक है, जिसके ऊपर डिजाइनिंग कर पाए। और जो भी हम डेटा है वो स्टोर कहाँ होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कहाँ होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्लियर लिख दे रहा हूं, वरना आप कहेंगे सर ढंग से नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, हालांकि हम इसको ऑलरेडी आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा देख रहा था। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है बच्चे, अच्छा, अब जैसे मैंने फेसबुक बनाई, ठीक है, चलिए इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल ले, तो इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने इंस्टाग्राम जब चलाई तो जो उसका ओवरव्यू दिख रहा है, जो डिजाइन दिख रही है, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बनी है, मतलब वो किसके ऊपर बनी है, हमारी पाइथन के ऊपर बनी है। ठीक है, और वो पाइथन के ऊपर ही डिजाइन। अब जब भी मैं उसको कोई फोटो पोस्ट करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ भी चीजें अपलोड करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है। तो डेटा कहीं ना कहीं मेरा स्टोर हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा क्या कहलाता है, मेरा डेटाबेस कहलाता है। कलेक्शन ऑफ डेटा क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, डेटाबेस। अब डेटाबेस जब कलेक्ट होता जाता है तो मुझे उसको कुछ ना कुछ फीचर्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। जैसे मुझे उसको मैनेज करना पड़ता है, जैसे मुझे उसको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, मुझे उसको एडिट करना पड़ता है, उसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये सारा मुझे उसको मैनेज करने में काम होता है। तो एक ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस को मैनेज कर पाए वो क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका एक एग्जाम्पल है ओरेकल, और ओरेकल का एक प्रोडक्ट है एसक्यूएल, जिसको हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है एसक्यूएल में, डेटा आ कहाँ रहा है आपके फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड मतलब जहां पे डिजाइन है, तो इसकी आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए दोनों की। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो डेटा ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो यही कनेक्टिविटी क्या कहलाती है, इंटरफेस कहलाती है। ठीक है, तो जो पाइथन हमारी दुनिया के लगभग जितनी भी डेटाबेस है सबसे बहुत आसानी से होता है, कनेक्ट हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब फाइनल फीचर की बात करते हैं, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर। अब ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर क्या होता है मेरे बच्चे, देखो
ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अगर अनयूज्ड है तो वो फ्री हो जाएगी, मतलब वो मेमोरी में पड़ी नहीं रहेगी। ठीक है, अब यार इसको थोड़ा सा यार देखते हैं और फिर आप देखना बड़ा मजा आएगा, आपको चीजें पता चलेंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फीचर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा चलो मान लेते हैं हम आप सब गेम खेलते होंगे। ठीक है, गेम की बात करते हैं। अच्छा मान लो मैं जो भी हम कंप्यूटर में चलाते हैं वो अल्टीमेटली चलता कहाँ है, रैम में चलता। ठीक है, अब मान लो ये रैम है 8 GB की। ठीक है, कितनी, 8 GB की रैम। ठीक है, अब अगर आज की गेम्स की बात करूं तो लगभग 100 GB के तो हो गए। चलो मान लो एक छोटा मोटा गेम मान लेना 70 GB का गेम है। ठीक है, अब एक बात, जो सब कुछ एग्जीक्यूट होता है वो क्या एग्जीक्यूट होता है, रैम में एग्जीक्यूट होता है। रैम है मेरी 8 GB की और गेम है मेरा 70 GB का। तो भैया 70 GB का गेम मेरा 8 GB की रैम में चलता कैसे? देखो बच्चे क्या होता है, कभी भी हम क्या पूरा गेम खेलते हैं? नहीं खेलते हैं, तो हमेशा गेम का कुछ पार्ट खेलते हैं, स्टेजेस खेलते हैं। जब भी आप गेम क्या कहते हैं, कोई स्टेज में जाते हो या कोई भी स्टेज पार कर लेते हो, सेकंड स्टेज में जाते हो, गेम स्टार्ट करते हो, तो एक वर्ड आता है लिखा हुआ लोडिंग, जिसमें एक लाइन ऐसे बनी हुई आ रही होती है। जब वो पूरी हो जाती है तो हमारा गेम की स्टेज स्टार्ट होती है। तो वो टाइम हो रहा होता है जब वो गेम के उस पार्ट को जिसको हम जिसको हम खेलने आ रहे हैं उसको लोड कर रहा होता है, और जिस स्टेज को हम पीछे खेल चुके होते हैं उसको डिलीट कर रहा होता है, ताकि वो वही मेमोरी में रहे। क्यों? क्योंकि जब मैं मान लो एक बिल्डिंग से उठ के दूसरी बिल्डिंग में आ गया हूं, मुझे पीछे वाली बिल्डिंग में जाना ही नहीं है, एटलीस्ट अभी तो नहीं जाना है। ठीक है, या मुझे उस स्टेज पे जाना ही नहीं है, तो क्या होगा बच्चे, जब मुझे स्टेज पे जाना ही तो वो मेमोरी में अगर रहेगी तो अल्टीमेटली मेमोरी भरती रहेगी और मेरा गेम क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, कंप्यूटर मेरा क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, वो फ्री पुरानी वाली अनयूज चीज को डिलीट करती है, मेमोरी से फ्री करती है कि भैया ये बाहर हो जाए और नया चीज आ जाए, मेरी लोड हो जाए। तो यही फीचर कहलाता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर, यानी जितना भी अनयूज्ड वाला था वो क्या हो गया, फ्री हो गया, डिलीट हो गया, चला गया, और जो नया वाला था वो क्या हो गया, मेरा आ गया। तो ये मेरा फीचर था, क्या था, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर फीचर था, जो कि पाइथन में क्या करती है, प्रोवाइड करती है। जनरली सी में मैं वो काम कैलॉक और मैलॉक से करता हूँ। ठीक है, मेमोरी एलोकेट करता हूँ, डी एलोकेट करता हूँ, ये सारी चीजें करता हूँ, वो हम यहाँ पर नहीं करते, यहाँ आराम से हो जाता है। जावा में भी C++ में न्यू से करते हैं। ठीक है, जावा हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, तो ये सारी चीजें वहां में करनी पड़ती हैं। ठीक है, वहां मैनुअली करते हैं, यहाँ क्या होता है, हमारा फ्रीली हो जाता है काम। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है। ठीक है, चलिए अच्छा अब हम बात करते हैं वर्किंग इन पाइथन। देखो पाइथन के 2 मोड होते हैं। पहला होता है इंटरैक्टिव मोड। पहला क्या होता है बच्चे मेरा, इंटरैक्टिव मोड, और दूसरा क्या होता है मेरा, स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, चलो अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हमको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी, हमको प्रैक्टिकली चीजें देखनी है कि भाई प्रैक्टिकली कैसे हो रही है चीजें। ठीक है बच्चे, चलो अब हम पाइथन इंस्टॉल करने जा रहे हैं। चलिए सॉरी, इंस्टॉल नहीं करने जा रहे हैं, पाइथन ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा मैं एक काम करता हूं, आपको जरा ये भी एक बार दिखा दूं कि पाइथन कहां से डाउनलोड होती है। ठीक है, फिर हम इस पे आते हैं कि पहला प्रोग्राम कैसे। देखिए बच्चे, आप क्या करेंगे, python.org पे जाएंगे। ठीक है, python.org पे गए, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, डाउनलोड टैब आ रहा होगा। डाउनलोड टैब पे जाके आपको क्या करना है, पाइथन 3.14.6 को डाउनलोड कर लेना है। ऐसे ये आपके डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आपको इंस्टॉल कर लेंगे इसको। वो हम एक आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, अच्छा अब जो मेरे में इंस्टॉल है वो है वर्जन 3। कौन सा है बच्चे, वर्जन 3। और ये क्या, उसका सब वर्जन 1.14 और उसका सब वर्जन का भी एक और सब वर्जन 0.2। अभी क्या चल रहा था हमारा, 0.6 चल रहा था। तो जनरली हमें ये नहीं याद रखना कि कौन सा वर्जन चल रहा है, कौन सा सब वर्जन चल रहा है, हमें बस याद रखना है कि भाई हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम वर्जन 3 के ऊपर काम कर रहे हैं। हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, वर्जन 3 के ऊपर। अच्छा जब मैंने क्लिक किया पाइथन पे तो एक शेल ऊपर लिख के आई। ठीक है, ठीक है, ये क्या होती है, पाइथन का प्रॉम्प्ट होती है, पाइथन की विंडो होती है। ठीक है, ये क्या है, इंटरेक्टिव मोड है। क्या है, इंटरेक्टिव मोड। मैं डायरेक्टली यहां पर जो भी टाइप करूंगा उसका मुझे रिजल्ट यहीं पे मिल जाएगा डायरेक्टली। जैसे मुझे कुछ भी अगर कंप्यूटर स्क्रीन के आउटपुट पे कुछ भी प्रिंट कराना तो मैं कौन सा मेरे पास मेथड है, प्रिंट मेथड है। कौन सा मेथड है, प्रिंट मेथड। जितने भी मेथड्स होते हैं, मैं मेथड बोलूं या फंक्शन बोलूं, बात एक ही। ठीक है, वो किस में आते हैं, ब्रैकेट्स में आते हैं। ये कौन सा बेटा, ये है लेफ्ट पैरेंथेसिस। राउंड ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। ये लेफ्ट साइड में लेफ्ट पैरेंथेसिस, ये राइट साइड में ये राइट पैरेंथेसिस। इसके अंदर हम जो भी डबल कोट्स में लिखते थे
हम जो भी डबल कोट्स में लिख देते हैं वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। मैं लिख दिया नमस्ते इंडिया, ठीक है। जैसे ही मैंने लिखा उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरे बच्चे, तो देखो लिखा क्या, नमस्ते इंडिया। मैंने लिखा प्रिंट जय हिंद, ठीक है। अब मैं इसको डबल कोट्स में भी लिख सकता हूं और सिंगल कोट्स में लिख सकता हूं। बस याद रखना जिस कोट से स्टार्ट कर रहे हो उसी कोट पे खत्म करोगे। अगर डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हो तो डबल कोट पे खत्म करोगे, अगर सिंगल कोट से स्टार्ट करो तो सिंगल कोट पे खत्म करोगे। मैंने जैसे ही एंटर किया क्या लिखा गया, जय। तो ये क्या है मेरा बच्चे, ये है इंटरेक्टिव मोड। मैंने यहाँ पे कमांड दिया और मेरा क्या आ गया बच्चे, रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, मैंने इसे भैया क्लोज कर लिया, चलो ठीक है। मैं इसे क्या करने वाला हूँ, क्लोज करने वाला हूँ। मैंने इसे बंद कर लिया, ठीक। अब जैसे ही मैंने बंद किया और दोबारा इसको ओपन करने की कोशिश करी तो भैया पुराना प्रोग्राम हो गया गायब। पुराना प्रोग्राम क्या हो गया हमारा, गायब हो गया। मतलब यहां पर कभी भी प्रोग्राम सेव नहीं, कभी भी यहाँ पे प्रोग्राम बच्चे सेव नहीं होता। तो इसका फायदा क्या है, देखो इसका फायदा ये है कि यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं सही लिखा है नहीं लिखा है, हम उसको चेक कर लेते हैं कि सही लिखा और फटाफट आउटपुट देख लेते हैं। ये जनरली टेस्टिंग पर्पस के लिए आता है कि भाई मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है, लिखा है एक स्टेटमेंट मुझे चेक करना है, तो टेस्टिंग पर्पस के लिए आता है, ठीक है। अच्छा, अब सर अगर हम प्रोग्राम सेव ही नहीं कर पा रहे तो फायदा क्या है, तो भाई प्रोग्राम की इस प्रॉब्लम को दूर करने की सेविंग के लिए हम लेके आते हैं स्क्रिप्ट मोड को। जिसको लेके आते हैं मेरे बच्चे, स्क्रिप्ट मोड। अब आपने देखो हीरो हीरोइन को देखा होगा, मूवीज में सुना होगा कि भैया हमें स्क्रिप्ट दो, तो जब हीरो हीरोइन डायलॉग भूल जाते हैं तो उसी स्क्रिप्ट से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वो उसके बाद सेव्ड रहता है, मटेरियल क्या है, सेव्ड रहता है। तो यही काम क्या करने वाले, हम क्या करना है, स्क्रिप्ट मोड में जाने वाले। मैंने क्या किया, मैंने फाइल पे गया, न्यू फाइल पे क्लिक किया। जैसे ही मैं न्यू फाइल पे क्लिक किया देखो नई विंडो आ गई है, ठीक है बच्चे, नई विंडो आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा इधर कर ले रहे हैं ताकि हमें फटाफट चीजें दिख जाए कि क्या हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। छोटा कर ले रहा हूं अगल बगल ताकि आइडिया लग जाए। अच्छा, अब मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट जय हिंद, प्रिंट नमस्ते इंडिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ा, इसको एग्जीक्यूट करना पड़ा। एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास रन पे जाऊंगा, ये रन वाला आपको दिख रहा है, ठीक है। रन पे जाओ, या आपकी शॉर्टकट की क्या इसकी F5, क्या शॉर्टकट की इसकी F5। तो आप रन चाहो तो जाके आप रन पे क्लिक कर लेना, चाहो तो आप F5 दबा देना, ठीक है। अब मैंने रन पे क्लिक किया, जैसे मैंने किया भैया इसमें क्या लिखा है, सोर्स मस्ट बी सेव। मतलब आपको यहाँ पे प्रोग्राम चलाने से पहले अपने प्रोग्राम को सेव करना कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, आपने ओके पे क्लिक किया। अब बाय डिफॉल्ट जो फोल्डर आता है, ठीक है, अब ये याद रखना, जब भी आप अपनी पाइथन इंस्टॉल करेंगे, मैं अलग से वीडियो आपको बता दूंगा कि कैसे इंस्टॉल होती है, ठीक है। बहुत ईजी है, आपने एक बार डाउनलोड कर लिया, मैंने आपको डाउनलोड करना बता दिया है। उसके बाद आप उस पर डबल क्लिक करेंगे और नेक्स्ट 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 करते जाइएगा, अपने आप हो जाएगा। बहुत सिंपल है, नहीं आएगा मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चल, अब ये बाय डिफॉल्ट कहाँ से होती है, यहाँ पर कहाँ, सी ड्राइव में, यूजर्स नाम के फोल्डर में, सी ड्राइव में यूजर नाम के फोल्डर में बेटा शुरू होती है। उसके पास जो आपका यूजर नेम होगा कंप्यूटर, वैसे मेरे यूजर नेम क्या यशु है, आपका कुछ भी हो सकता है वहां, उसके अंदर एक फोल्डर होगा ऐप डेटा, उसके अंदर एक फोल्डर होगा लोकल, उसके अंदर होगा प्रोग्राम्स, उसके अंदर पाइथन, और यहाँ पे क्या है, पाइथन 314 है। अगर आप 6 वर्जन करेंगे तो 316 हो जाएगा, 7 करेंगे तो 317 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपका क्या होगा, प्रोग्राम स्टोर होगा। अब मैंने लिखा फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब जितने भी पाइथन फाइल्स हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है, .py, .pyw या .py, ठीक है। .py हमारा बाय डिफॉल्ट जन क्या रहेगा, .py रहेगा, ठीक है। .py मतलब पाइथन की फाइल्स, ठीक है। ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन डिफाइन करते हैं कि फाइल किस टाइप की है। जैसे जो भी नोटपैड होते हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है, .txt होता है। जैसे हमारा क्या कहते हैं MS वर्ड होता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .docx होता है। तो एक्सटेंशन डिफाइन करते हैं, जैसे म्यूजिक की फाइल तो उनका .mp3, .wab, ठीक है। तो ये सारी डिफाइन करते हैं कि फाइल्स किस टाइप की। तो मैंने बच्चे इसको सेव कर लिया, अब ये सेव हो गया। अब देखो जैसे सेव हुआ आउटपुट में आ गई चीजें, आउटपुट में चीज आ गई जय हिंद नमस्ते इंडिया लिखा है, ठीक है। बाकी प्रिंट मेथड क्या होता है, कैसे होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि प्रिंट मेथड क्या होता है, उसके बारे में डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा पहला प्रोग्राम था कि मुझे कुछ भी प्रिंट कराना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट का, ठीक है। ये हमने पहला प्रोग्राम पढ़ लिया, ठीक है बच्चे। अच्छा,
अच्छा, तो ये था हमारा इंटरेक्टिव मोड और ये था हमारा स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज करते हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, ये क्या होता है बच्चे? देखो कैसे कैसे हमारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, वो क्या कहलाता है? स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, मतलब कैसे कैसे हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सीक्वेंशियल, इसको हम धीरे धीरे करके समझेंगे। दूसरा होता है बच्चा कंडीशन, और तीसरा होता है इटरेशन। चिंता मत कीजिए, इस चैप्टर में हम तीनों चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सीक्वेंशियल का मतलब मान लीजिए पहले कुछ प्रोग्राम लिखे हुए हैं, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी, मतलब सीक्वेंस में स्टार्टिंग से लेकर एंड एग्जीक्यूट हुई, तो ये क्या कहलाएगा? सीक्वेंशियल। कंडीशन में क्या होता है? मान लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे आप पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे आप पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, और कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो वो क्या होती है? कंडीशन, ठीक है। फिर इटरेशन क्या होता है? कुछ स्टेटमेंट लिखे, बार बार यही स्टेटमेंट रिपीट हो रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? इटरेशन कहलाएगा। इनको हम क्या बोलते हैं? लूप्स बोलते हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके हम कंडीशनल स्टेटमेंट इटरेशन पे आएंगे, तब हम पढ़ेंगे सीक्वेंशियल को। हम धीरे धीरे हम अभी पढ़ना शुरू कर देंगे, मतलब 1-2 क्लास में हम शुरू कर देंगे बच्चे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे, कंपाइलर इंटरप्रेटर को हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले, अब हम पढ़ते हैं पाइथन कैरेक्टर सेट। देखो कैरेक्टर सेट क्या होता है? सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स, सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स that a language recognize, ये क्या कहलाता है? आपका कैरेक्टर सेट कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें हिंदी की, तो भैया काका काका ये सब समझता है, ठीक है, आ ई ये सब समझता है। इंग्लिश ABCD EFG समझता है, 1 2 3 समझता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? इंग्लिश का कैरेक्टर सेट है, ये हिंदी का कैरेक्टर सेट है काका काका। मतलब इन कैरेक्टर से मिलके वो वर्ड्स को समझने की कोशिश करेगा, सही लिखे या गलत लिखे, समझेगा, ठीक है। मतलब इनको समझने की कोशिश करता है कि क्या लिखा हुआ है, इन्हीं को पहचानेगा, इसके अलावा किसी को नहीं पहचानेगा। तो इसी पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसका भी कैरेक्टर सेट है। तो सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स, वो वैलिड कैरेक्टर्स का सेट जो कोई भी लैंग्वेज पहचानेगी, वो क्या कहलाता है? उसका पाइथन का कैरेक्टर सेट कहलाता है। अब इनकी बात हम क्या कहते हैं, पाइथन की बात करें तो कौन कौन से हैं बच्चे? ये लेटर्स को पहचानता है, डिजिट्स को पहचानता है, स्पेशल सिंबल्स को पहचानता है, ठीक है, व्हाइट स्पेसेस को पहचानता है, और अदर कैरेक्टर्स को पहचानता है, ठीक है बच्चे। अब लेटर्स में मतलब कैपिटल ए से जेड से लेके स्मॉल ए से जेड तक को पहचानता है, ठीक है। मतलब ये क्या होते हैं? अपर केस होते हैं, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल करके हम नहीं पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं? अपर केस अल्फाबेट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं? लोअर केस अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। डिजिट्स में किसको पहचानेगा? 0 से लेकर 9 तक को पहचानेगा। स्पेशल सिंबल स्पेस, ठीक है, पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, ठीक है। अब ये रहा, मैं ये हटा दूं, कॉमा भी है तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, हैश, ये स्लैश है आगे की तरफ झुका है, फॉरवर्ड स्लैश, ये स्लैश पीछे तरफ झुका है, ये क्या है? बैकवर्ड स्लैश, कॉमा, डॉट, कोलन, सेमीकोलन, एट द रेट, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या होते हैं? प्लस, ये हाइफन है, माइनस वाला साइन क्या होता है? हाइफन, एस्ट्रिक, ठीक है। ये अंडरस्कोर है, ठीक है। ऐसे करते हुए बहुत सारे हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। व्हाइट स्पेस की बात करें तो पहले क्या होता है? ब्लैंक स्पेस, वही ऊपर वाला ब्लैंक स्पेस, ठीक है, ये भी व्हाइट स्पेस में आता है। और आपका क्या कहते हैं? कैरेज रिटर्न, कैरेज रिटर्न, ठीक है। फिर क्या आता है आपका? कैरेज रिटर्न आता है। कैरेज रिटर्न क्या होता है? आपका कैरेट होता है नेक्स्ट लाइन, एंटर की, ठीक है, आपने पढ़ा होगा एंटर की, ठीक है। फिर न्यू लाइन, नई लाइन पे आने के लिए ये क्या होता है? स्लैश एन। इसको हम धीरे धीरे करके हम चीजें देखेंगे। अदर कैरेक्टर्स में मतलब इसके अलावा जितने भी एस का कैरेक्टर्स हैं, एस का कैरेक्टर्स मतलब जितने भी हमारे कोड्स हैं उन सबको, जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं पूरे कंप्यूटर में, ठीक है, A B C सबको कोड दे रखा है, ठीक है। उसको हम कोड को देखते हैं, एस का कैरेक्टर्स और यूनिकोड।
ऐसी जितने भी यूनिवर्स में जितनी भी लैंग्वेज है, ठीक है, चाहे वो ट्राइबल लैंग्वेज हो, अफ्रीकन हो, हिंदी हो, जर्मन हो, उन सबको कोई ना कोड दे रखा है, ठीक है, हर एक कैरेक्टर को कोड डिजाइन कर रखा है, तो वो क्या कहलाते हैं, यूनिकोड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इन कोड्स को भी क्या करता है कंप्यूटर हमारा पहचानता है। अच्छा, एस्काई कोड की बात करें तो एस्काई कोड का फुल फॉर्म होता है बच्चे अमेरिकन, याद होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, ठीक है। क्या क्या एस्काई कोड होते हैं, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड का जो एस्काई कोड होता है वो 65 to 90 होता है। मतलब कैपिटल ए का अगर अपर केस वाले ए का अगर 65 है तो बी का 66 है, सी का 67 है, एंड सो ऑन 90 तक जाता है। स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड का होता है 97 से लेके 122, 0 से 9 तक के बीच का कितना होता है 48 से 57। मतलब मेरे बच्चे कभी भी हम अगर कंप्यूटर से, ठीक है, एक बार फिर से लिख दे रहा हूं उसको, 0 to 9, 48 to 57, मतलब कंप्यूटर से कहीं मैं अगर 0 प्रेस करता हूं ना तो वो 0 नहीं होता, वो उसको 48 समझता है, और वो 48 फिर बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है, और कंप्यूटर उस बाइनरी कोड को समझता है, ठीक है। तो ये सारे बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट होते हैं। मतलब ए मैंने जब प्रेस किया तो कंप्यूटर के पास 65 जाएगा, 65 बाइनरी कोड में कन्वर्ट होगा, और कंप्यूटर उस बाइनरी लैंग्वेज में 65 के कोड को समझेगा कि भैया अब ए प्रेस हुआ, ठीक है। ऐसे ही एक बता रहा हूँ, ठीक है। स्पेस के लिए होता है 32, जस्ट नॉलेज, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जब जब आप प्रोग्रामिंग चलाएंगे, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे किसी भी लैंग्वेज की, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, इसको समझिएगा। अब मैं एक बहुत मजेदार चीज बताऊं आपको, अगर आप ध्यान से देखें, स्मॉल है मतलब लोअर केस है और अपर केस है, इसकी 97 है और इसकी 65 है, तो हमारे कंप्यूटर में ना जो लोअर केस वाले होते हैं वो अपर केस से बड़े होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं लोअर केस वाले अपर केस से बड़े, मतलब कहीं पर लिखा है अगर ए बी सी और कहीं पर लिखा है ए बी सी, तो भैया कौन बड़ा है, भैया ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। वो हम जब स्ट्रिंग टॉपिक में आएंगे तो हम ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत अजीब सी चीज है, मजेदार चीज है, ठीक है। तो हम जब टॉपिक आएगा तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आज का फाइनल टॉपिक एक बार और देखते हैं, टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम या फंडामेंटल यूनिट। ये क्या कहलाते हैं हमारे टोकन्स, ठीक है। जो भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होगा या फंडामेंटल यूनिट होगा जिनसे मिलकर हमारा प्रोग्राम बनेगा वो क्या कहलाते हैं, हमारे टोकन्स कहलाते हैं। टोकन्स का दूसरा नाम क्या है बच्चा, लेक्सिकल यूनिट्स। क्या है बच्चे, लेक्सिकल यूनिट्स, ठीक। अच्छा, अब 5 तरह के होते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। ये 5 होते हैं, ठीक है। इन 5 को हम कल से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। आज के लिए हम यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। मैं एक बार आपको फिर भी रिकॉल करा दे रहा हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, पाइथन किसने बनाई थी, पाइथन डेवलप करी थी गाइडो वैन रोसम ने, डच प्रोग्रामर था, ठीक है। कहाँ बनाई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड रिसर्च में बनाई थी। जो पाइथन का जो नाम है वो किससे इंस्पायर था, बीबीसी, पॉपुलर बीबीसी कॉमेडी सीरीज जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, तो इससे इंस्पायर था भाई, उस पाइथन स्नीक से नहीं था। और ये भाई जो गाइडो वैन रोसम जी हैं, इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी, तो ऐसा कुछ नहीं कि हवाबाजी में किसी ने कुछ भी कह दिया, नहीं, उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये चीज डिक्लेयर करी थी, ठीक है बच्चे। अच्छा, फिर पाइथन 2 लैंग्वेज से मिलकर बनी है, एक है मॉड्यूला 3 और एक क्या है एबीसी, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन है, कुछ कुछ कंसेप्ट उठाए गए इससे एबीसी से, कुछ कंसेप्ट उठाए गए मॉड्यूल सी से, और हमारी क्या बन गई, हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग बन गई। कुछ फीचर्स हैं, इजी टू लर्न है, एक्सप्रेसिव है, इंटरप्रेटेड है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, फ्री है, ओपन सोर्स है, जीयूआई प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, डेटाबेस इंटरफेसेस है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर भी है इनके पास, ठीक है। हमने फिर पढ़ा इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करती है और कंपाइलर क्या करती है, वही टॉप टू बॉटम एडवांस काम कर देती है, ठीक है। जी हमने पढ़ी थी। फिर हमने वर्किंग इन पाइथन देखी, इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, हमने प्रोग्राम भी पहला चला के देखा कि नमस्ते इंडिया और जय हिंद को हमने प्रिंट किया, कैसे स्क्रिप्ट मोड काम करता है, कैसे इंटरेक्टिव मोड काम करता है, ये हमने देखा। फिर हमने स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल देखा कि सीक्वेंशियल क्या होता है,
कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इटरेशन क्या होते हैं, मतलब फ्लो क्या होता है। हमने बस एक बेसिक चीज़ देखी कि क्या होता है, बाकी जब भी टॉपिक्स आएंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। फिर हमने पाइथन के कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ा कि पाइथन किस किस कैरेक्टर्स को पहचानता है, लेटर्स को पहचानता है, डिजिट्स को पहचानता है, कुछ स्पेशल सिंबल्स को पहचानता है, वाइट स्पेस को पहचानता है, एस्काई और यूनिकोड को पहचानता है। यूनिकोड का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल कोड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कोड बच्चे, ठीक। अच्छा, फिर हमने एस्काई के बारे में पढ़ा कि ए टू जेड की एस्काई वैल्यू क्या होती है, स्मॉल ए टू जेड की क्या होती है, मतलब लोअर केस ए टू जेड की 97 से 120 होती है, कैपिटल की या अपर केस की ए टू जेड की 65 to 90 होती है। हमने 0 to 9 की पढ़ी, ये चीज़ें देखी, ठीक है। फिर हमने टोकन्स पढ़ा, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम क्या होते हैं, टोकन्स होते हैं, इनको फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं, 5 तरह के होते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। इसको हम अब कल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है बच्चे। और आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से आई होंगी। आज हमें कैरेक्टर सेट तक पढ़ना था, हमने कैरेक्टर सेट भी पढ़ लिया था। कल का एक टॉपिक टोकन्स भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। कल हम चीज़ें देखेंगे और ध्यान रखिएगा फिर से मैं कि ये बैच आपके लिए है, ठीक है, आपके लिए ही बनाया गया है और हम क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आप बेहतर करिए, ठीक है। और अगेन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, कि कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड कीप ग्रोइंग। और कोई भी डाउट्स हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी ऐप में आप भेज सकते हैं, जो भी डाउट्स होंगे, ठीक है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बस अच्छे से पढ़ते रहिए, समय पे पढ़ते रहिए। और अगेन फिर मैं आपसे कहूँगा, पढ़ाना क्या है वो हेडेक मेरी है, पढ़ने का काम आपका है, पढ़ाने का मेरा है, ठीक है। हम दोनों को हमारे काम अगर हम अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलिए अगेन तो गुड नाइट और मिलते हैं हम कल हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।